कांग्रेस पार्टी की 99 सीट आई और जो वो खुश हो रहे हैं इतना कि जैसे उन्होंने सत्ता काबिज कर ली और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाले हो, कैसे देखते हो सर? राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। कहीं से कहीं तक नहीं है। तो कह रहे हैं तानाशाही हो रही थी देश में। क्या दोबारा मैच करेंगे क्या वो? हाँ। हैं दोबारा फंड उठाएंगे क्या फिर वो? हैं अभी जो काम किए, जो फंड दिए गए हैं काम के लिए, फिर दोबारा वो फंड उठाए जाएंगे फिर? हैं फिर पैसा फिर बर्बाद होगा। जो पैसा लगाया गया है अभी, फिर दोबारा पैसा लगाया जाएगा, फिर फंड जेबों में जाएगा इनके। तो मोदी जी इस बार जो कड़े फैसले लेने की बात कर रहे थे, क्या लगता है ले पाएंगे? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे कड़े फैसले। क्या नाम? आसिफ नाम है। कहाँ से? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। नाम क्या था? आसिफ। आसिफ जी, कैसे देखते हैं इस बार चुनावी नतीजों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ मोदी जी के कार्यकाल से खुश रहेंगे? देखो पिछले और आने वाले इस बार 5 साल देखो इस बार का जो होगा ना, इस बार का कुछ भी स्थिर नहीं है, हाँ। टेम्परेरी रहेगा। चाहे इनकी सरकार बन जाए चाहे इनकी सरकार बन जाए, गठबंधन। गठबंधन की। अच्छा। अब देखो राजनीतिक इतनी मतलब क्या कहते हैं, मोदी जी को ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि अब चंद्रबाबू नायडू का अभी मैंने कल ही परसों एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है कि वो नमाज पढ़ ले मतलब के 4% का मुस्लिम आरक्षण दिया उन्होंने आंध्र प्रदेश में, और मोदी जी ने पूरे 100% मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया है। सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, कोई सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, आप सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो। कुल मिला के ये कि राजनीति ऐसी चीज़ है जिससे आप 100% जिससे एग्री करते हो ना, मजबूरी में आपको उसका साथ लेना पड़ेगा। लेकिन आप जो कह रहे हो कि मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है मोदी जी और चंद्रबाबू नायडू जो है वो आरक्षण दे रहे हैं। कितनी बार बोला हाँ हाँ हाँ, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन अगर इसी बेसिस पे वोटिंग की जाती है तो रामपुर का वो जिला जहां 532 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए और सारे मुसलमानों को दिए गए, एक वोट नहीं मिला। 2300 वोट गिरे थे, एक वोट नहीं मिला, मुसलमान ने एक वोट नहीं दिया। देखिए आपको क्या लगता है कि मोदी जी को मुसलमानों ने हराया है? नहीं, मैं उस पर्टिकुलर जिले की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हो तो मैं उस जिले की बात कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर जिले की बात नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, 543 लोकसभा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर कोई इंसान ये सोचा कि मुसलमानों ने आया तो ये बंदे का मिथ है। नहीं, मैं मुसलमानों को हराने की बात नहीं कर रहा सर। अयोध्या के आपने आरक्षण की बात की ना, सुनिए आपने सुनिए ना, आपने धर्म के आधार पे आरक्षण की बात की ना कि मोदी जी कहते हैं हम नहीं देंगे। आपने इस आधार पे सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी की एक विचारधारा है, चंद्रबाबू नायडू की एक विचारधारा है, बिल्कुल मिसमैच विचारधारा है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप किसी विचारधारा से असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति ऐसी चीज है कि मतलब पढ़ने में ना गधे को भी बनाना पड़ता है। ये इधर ही नहीं, अगर नीतीश कुमार की मांगे नहीं मानी गई, चंद्रबाबू वो नायडू की मांगे नहीं मानी, वो उधर भी जा सकते हैं, उधर ही ब्लैकमेल करेंगे। उधर भी जाने से कुछ फायदा नहीं है, सरकार फिर भी नहीं बना रहे। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, इस टर्म में स्थिर सरकार किसी की नहीं बनेगी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। नहीं, आपने ये जो बात बोली है, सुनिए ना सर, आरक्षण को लेकर जो आपने बात बोली है कि सबकी अलग विचारधारा है, मोदी जी कोशिश कर रहे थे। वही रामपुर का मैंने एग्जांपल दिया कि 532 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए, 2300 वोट जो था वो मुस्लिम था, एक भी वोट मुस्लिम समाज की तरफ से पहल नहीं हुई। सर अयोध्या के अंदर बीजेपी ने इतना काम कराया है, इतना डेवलपमेंट कराया, वहाँ से वो सीट हार गई। अब बताओ वहाँ पर कौन है, किसने वोट नहीं दिया? आप छोड़ो, ये सरकार चलेगी, अगर पलटू राम पलट भी गए ना तब भी सरकार नहीं पलटेगी, और ये पूरे 5 साल अपने निकालेगी। चंद्रबाबू नायडू जी स्पीकर पद मांग रहे हैं, वो जो कि बहुत पावरफुल पद होता है, स्पीकर पद उनके हाथ में आएगा, और जिस डिपार्टमेंट के हाथ में ईडी और वो आपका इनकम टैक्स होता है, वो भी आपके पार्टनर अलायंस पार्टनर मांग रहे हैं। तो आपके अगर आप वही दे दोगे तो आप कैसे सरकार चलाओगे? अपने हिसाब से आप खबरें देख रहे हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा ये बोल दिया है कि हम बड़े मंत्रालय को लेकर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे, ये खबर भी आ रही है। सर वेट एंड वॉच, वो वक्त आने पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मगर जो अलायंस पार्टनर जो है ना, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, वो बहुत बड़े बड़े पद मांग रहे हैं। अगर स्पीकर पद पे मुझे नहीं लगता कि बिना स्पीकर पद से टीडीपी मांगेगी, क्योंकि अटल जी गवर्नमेंट में जब टीडीपी गठबंधन के अंदर, अटल जी की गवर्नमेंट अलग थी, ये गवर्नमेंट अलग है। आज आपने अगर देखा होगा जब संसदीय दल में नेता चुना गया तो वही नीतीश कुमार जो पैर छूने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की, वही चंद्रबाबू नायडू है जिन्होंने हंस हंस के उनको समर्थन दिया है। सर वो आप क्या ठीक है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए रिस्पेक्ट, एक अलग मैटर है। मगर एंड ऑफ द रियल टीडीपी वो नीतीश के बिना और चंद्रबाबू नायडू के बिना कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ना इधर की ना उधर की, ये चीज क्लियर है सबको। बनेगी तो दूसरी साइड की भी नहीं।
मैं वही कह रहा हूँ ना, इधर की ना उधर की, मैंने बोल दिया आपको, ना इधर की बनेगी इनके बिना, ना उधर की बनेगी। और उसके बाद अगर सरकार नहीं बनती है तो फिर सरकार बनाने का मौका किसे दिया जाएगा? चलिए ये भी बता दीजिए। अगर समर्थन हटा लेती है ना उधर, अगर दूसरी तरफ से जाते हैं इंडिया अलायंस में, बहुमत उनके पास भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी बहुमत नहीं है, तो किसकी सरकार बनेगी ये बताइए। वही कह रहा हूँ, जो टीडीपी बिना स्पीकर के नीचे वो नहीं मानेगी। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ। एक सवाल मेरा वो यही है जो मैंने फिर से पूछा कि अगर दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाती है तो आपको क्या ये पता है कि सरकार बनाने का मौका किसको दिया जाएगा पहले? सर देखिए, मैं आपके मोदी से, अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन को बहुमत आ जाता है, एक बात, इलेक्शन बहुमत आता है और बीजेपी 200 के आसपास सिमट जाती थी, एक बात बोल रहा हूँ मैं, तब भी राष्ट्रपति जो है बीजेपी को ही बुलाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा दल है। ये तो सिंपल सी बात है सर, इसमें वाली बात क्या है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो बीजेपी को सबसे पहले ऑफर आएगा, बीजेपी को समझ ही जाएगा ये तो भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। जो ये तो हमने राजनीति की बात कर ली, आप पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब आने वाले 5 साल में भी रहेगी, जब वो गिरेगी वो देखा जाएगा, तो क्या आप खुश रहे हैं बीजेपी की सरकार से? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं अच्छी भी हुई हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं बहुत खराब भी हुई हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी गवर्नमेंट कुछ ना करे। चलिए, जो अच्छी हुई है वो बता दीजिए, खराब हुई है वो बता दीजिए। मैं बताता हूँ आपको, सबसे बड़ी बात जो है, इस गवर्नमेंट में डिजिटल इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है इस गवर्नमेंट के अंदर। इंडिया तेजी से आगे बढ़ा है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। डिजिटल जो आपका डिजिटल जो लेन देन है, डिजिटल जो लेन देन है, डिजिटल प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, पिछले 10 साल में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। एक बात, जो आपकी बेरोजगारी है वही बहुत तेजी से बढ़ी है। एक बात ये भी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवेज वगैरह बड़े अच्छे बने हैं, ठीक है, मगर जीएसटी और नोटबंदी से बिजनेस भी डाउन हुआ है, ये बात भी सच है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बंदा ये बोलता ना इसने कुछ नहीं किया, सर ऐसा कभी नहीं होता। हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम करती है। जीएसटी के जो आंकड़े निकल कर आते हैं कि इतने लाख करोड़ का रिवेन्यू कलेक्ट हो गया, हर स्टेट में हो गया, हर बार से बढ़ के मिल रहा है, उस पर भरोसा नहीं होता आपको? तो सरकारी डेटा पे भरोसा नहीं है? अगर जीएसटी का रिवेन्यू इतना रहा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का पैसा क्यों रोक रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? कौन सी गवर्नमेंट का रोका? बिहार गवर्नमेंट का रोक रखा है, बहुत सारी पंजाब का रोक रखा है। पंजाब तो खुद कर्जे में है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के। सर आपका केरल के मुख्यमंत्री यहाँ पर आके धरना दे रहे थे अपना फंड लेने के लिए सेंटर से। अभी की बात है, कुछ टाइम पहले की। जंतर मंतर के मुख्यमंत्री कौन है? आपका क्या नाम है, ऐसे कुछ पर्सन ना नाम है उनका, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मगर उनका यहाँ पर धरना हुआ था केरल के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता आपको? ये पता है कि वहाँ पे धरना हुआ था? जंतर मंतर पे आए थे केरल के मुख्यमंत्री। नोटबंदी कब हुई थी? 2016 में 8 नवंबर को। उसके बाद इलेक्शन कब हुए थे? 2019 में हुए थे इलेक्शन। जीत गए फिर? कौन से वाला? 19 वाला। तो ये कैसे हार गए? हाँ हारे सर, जीत गए। ये सर एक तरह से हारी है। क्यों हारे? सरकार बना रहे हैं तो कैसे हारे? हारी है सर ये एक तरह से। मैं बताता हूँ आपको कैसे हारे। मैं बताता हूँ कैसे हारे। एक पार्टी जिसके पास में इतना बड़ा मैंडेट है, आप मेरी बात समझो। आप सर अगर आप कैमरे के पीछे से किसी पूछते ना कि मोदी जी की 272 से नीचे आ रही है, बंदा कैमरे पे कुछ भी बोलते, मगर कैमरे के पीछे ये बोलता नहीं यार, आराम से बहुमत आ जाएगा आराम से। हर बंदा जो आलोचक भी था ना वो भी यार ये वाली बात बोल रहा था। आप उस दिन ये देखते हैं जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन बीजेपी के सबके चेहरे मुरझाए हुए थे और विपक्ष वाले भाई साहब तब भी इतने खुश हो रहे थे। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो एक तरह से ये नैतिक हार है। नैतिक हार है। ये सर बोल रहे हैं कि 240 आने के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी एक मिनट अरे सुन के जाइए थोड़ा सा। सुनने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं। गंदा बोलेंगे सुनेंगे कहाँ से भाई साहब? तो यहाँ सारे गुमराह करने वाले लोग हैं। आज अच्छा काम हो रहा, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनना चाह रहे हैं। 240 आई है, उसके बाद भी तो हार है बीजेपी की। अरे तुम्हारी कितनी है? पूरे गठबंधन की 233 है, उससे तो ज्यादा ही है केले की। तो भैया बात यहाँ है, इन्हों को चोरों की सरकारें चाहिए, उन गुंडों की सरकारें चाहिए जो जिन्हों पत्थर मार सके, जो यहाँ ब्लास्ट कर सके, जो यहाँ उपद्रवता फैला सके, जो महिलाओं के साथ छेड़खानी कर सके। इनको वे सरकारें चाहिए, वे गुंडे चाहिए। सरकार कैसे मतलब थोड़ा बैकफुट पे काम करेगी जिस तरीके से रिजल्ट आया, या एग्रेसिवली काम करेगी? भैया उससे तेजी से काम होगा। जो मोदी जी ने वादे करे वे पूरे होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे। इनके बस की मोदी का रास्ता रोकना नहीं है, क्योंकि उनके साथ पूरा सनातन, पूरा देशभक्त, पूरा राष्ट्रभक्त मोदी जी के साथ लगा हुआ है।